नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एजेंट टू एडवाइजर दोस्तों। और आपके जो ड्रीम है वो हमारे गोल्स हैं दोस्तों, और इस गोल्स तक पहुंचने के लिए हम सब साथ में मिलकर मेहनत करेंगे और एक दिन इस गोल को जरूर से हासिल करेंगे दोस्तों। सो आप हमारी वेबसाइट राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी डॉट इन पर जा सकते हैं और वेरियस कोर्सेज आप अटेन कर सकते हैं, जिस पर आप अपने आप को ग्रो कर सके, क्योंकि नॉलेज जो है वो सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है, जिसे पाना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा एडवाइजर्स को और प्रोडक्ट्स एंड सर्विस की नॉलेज से एम्पावर कर सके, ताकि इस फाइनेंशियल एडवाइजरी इंडस्ट्री को हम मिस सेलिंग से रोक सके। हमारा विजन है, मिशन है कि 1 लाख एडवाइजर्स को अच्छी स्किल्स एंड टूल्स से हम इक्विप करें 2030 तक, ताकि वो कम से कम 1 लाख पर प्रति माह कमा सके। और जैसे कि बजट भी आया है दोस्तों कि अब 1 लाख प्रति माह कमाना तो बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वो भी टैक्स फ्री हो गया है। ओवर वैल्यूज क्या है सर? हमारी वैल्यू है इंटीग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठता, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी से हम वर्क करते हैं। कमिटमेंट, सीखने के लिए, ग्रोथ के लिए और सक्सेस के लिए। एक्सेलेंस, नॉलेज, सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म के लिए। ट्रस्ट वर्दीनेस, क्लाइंट के साथ रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी सारी सर्विसेज, सारी ड्यूटीज देने के लिए। और ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि अगर हमने इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं किया तो हम रुक जाएंगे, तो हम ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं, और आज हम सीखने जा रहे हैं IC 38 चैप्टर 4। IC 38 के चैप्टर 4 में बीमा अनुबंधों की विशेषताएं, यानी शुद्ध हिंदी है, एग्जाम आपकी हिंदी रहेगी इसीलिए इसको हम बोलते हैं बीमा कॉन्ट्रैक्ट की क्या स्पेशलिटीज हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो बीमा अनुबंधों की विशेषताओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बीमा अनुबंध यानी कानूनी पहलू है। क्यों? क्योंकि बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, ठीक है, जो लीगल एस्पेक्ट्स के साथ जुड़ा है। तो एक वैध अनुबंध की अनिवार्यताएं क्या क्या होती है? तो सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम को ये फॉलो करता है, जो बीमा का कॉन्ट्रैक्ट है किस अधिनियम के तहत बनता है। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए कि भारतीय अनुबंध नियम अधिनियम 1872 की धारा 10 अनुबंध को इस प्रकार से प्रतिभाषित करती है या परिभाषित करती है। तो यहाँ पे किसको फॉलो करता है ये कॉन्ट्रैक्ट? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। ठीक है। सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे अनुबंध के लिए सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से। अब पक्षों की स्वतंत्र सहमति किसके किसके बीच में होगी? यहाँ पे बीमा धारक और बीमा करता, यानी बीमा कंपनी और कस्टमर जो पॉलिसी बाय करता है उसके बीच में होगी, जो एक वैध विचार के लिए और एक वैध वस्तु के साथ किए गए हैं और इसके द्वारा शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। तो तात्पर्य क्या है कि एक अनुबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित निम्नलिखित आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। तो कौन कौन सी शर्तें हैं हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है पहले। तो एक प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए ना। डिटेल में मैं बताऊंगी कि प्रस्ताव क्या है और स्वीकृति क्या है ना। वेद विचार होना चाहिए। अनुबंध के पक्षकारों को अनुबंध करने के लिए सक्षम होना चाहिए, यानी बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक दोनों सक्षम होने चाहिए। किस प्रकार? तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। दोनों पक्षों को अनुबंध की समान समझ होनी चाहिए, यानी एक मत होना चाहिए। अनुबंध का उद्देश्य कानूनी होना चाहिए और प्रदर्शन की क्षमता होनी चाहिए, यानी इसको भी डिटेल में देखेंगे। प्रदर्शन की क्षमता यानी बीमा कंपनी क्लेम देने के लायक होनी चाहिए, ऐसे ही उसके यहाँ प्रीमियम नहीं दे के आना। ठीक है। सो बीमा के वैध अनुबंध की अनिवार्यताएं क्या हैं? तो वैध अनुबंध बनाने के लिए वैध अनुबंध में उपरोक्त 6 अनिवार्यताएं जो हमने देखी वो होनी चाहिए, जिसे हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो जीवन बीमा की एक पॉलिसी भी कानून लागू करने योग्य अनुबंध है, यानी कॉन्ट्रैक्ट है। इसीलिए आइए देखते हैं कि जीवन बीमा अनुबंधों में एक वैध अनुबंध हाँ, की इन अनिवार्यताओं को how किस हद irritable तक me. How? किस हद तक
शामिल किया गया है। ओके, तो आइए, सबसे पहले प्रस्ताव और स्वीकृति, जिसको हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस अनुबंध के पक्षकारों की आपसी सहमति के रूप में भी जाना जाता है। जैसे जीवन बीमा अनुबंध में, जीवन बीमा अनुबंध बनाने से पहले एक प्रस्ताव और उस प्रस्ताव की स्वीकृति होनी चाहिए, जो हम प्रपोजल फॉर्म भर के देते हैं। ठीक है, जीवन बीमा अनुबंध की प्रक्रिया अन्य प्रकार के अनुबंधों से अलग होती है। एक संभावित बीमा खरीदार शायद ही कभी बीमाकर्ता के कार्यालय में बीमा की पॉलिसी लेने के लिए आता है ना, क्योंकि इंसान को तो ऐसा लगता है हमारी तो कभी डेथ ही नहीं होने वाली। ओके, पर ऐसा नहीं है, तभी तो एडवाइजर नियुक्त किए जाते हैं ताकि हम समाज को जागरूक कर सकें। तो इसके बजाय बीमा कंपनी का एक प्रतिनिधि या मध्यस्थ सबसे पहले संभवित खरीदार से संपर्क करता है, और यह प्रतिनिधि या मध्यस्थ ही होता है जो बीमा की कार्यवाही को शुरू करता है। जैसे मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, तो मैं अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाती हूँ कि तुम्हें बीमा क्यों खरीदना चाहिए, क्यों समझाना चाहिए, तो मैं एक प्रस्ताव रखती हूँ कि कम से कम इतना तो होना चाहिए आपके पास। तो वह बीमा खरीदार से बीमा के लिए एक आवेदन लाता है और कार्यालय में जमा करता है। इस प्रकार बीमाकर्ता की ओर से एक प्रस्ताव प्रपत्र बीमा के प्रस्ताव के लिए केवल एक आमंत्रण के बराबर होता है। यहाँ से पॉलिसी क्रिएट नहीं हो जाती। ठीक है, उसके बाद जवाबी प्रस्ताव यानी काउंटर ऑफर क्या की जाएगी बीमा कंपनी की ओर से। तो यदि प्रस्ताव बिना किसी शर्त या ग्रहणाधिकार या अतिरिक्त मानक दरों पर स्वीकार किया जाता है, तो प्रस्ताव को बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया कहा गया है। जैसे हमने प्रपोजल फॉर्म भरा और वो बीमा कंपनी के पास चला गया, उन्होंने पास कर दिया, पॉलिसी नंबर आ गया, तो उसे स्वीकार कहा जाएगा। एक बार प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद अनुबंध पूरा हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर बीमाकर्ता प्रस्ताव की स्वीकृति पर कुछ शर्तें रखता है, तो यह कंपनी से एक काउंटर प्रस्ताव होगी। और यदि प्रस्तावक बीमाकर्ता द्वारा काउंटर प्रस्ताव के रूप में रखे गए हैं, तो नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है, तो अनुबंध पूरा हो जाता है। जैसे एक केस डिस्कस करते हैं कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और उसका प्रस्ताव लेकर के हम बीमा कंपनी के पास गए। बीमा कंपनी का जो अंडरराइटर है उसने आंकलन किया और बोला कि इसको तो बीमा देना रिस्की है, तो वो क्या करेंगे, दो चीजें हो सकती है। या तो वो कैंसिल कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, या उसको वेटिंग पीरियड लगा 6 महीने के बाद आना, या एक्स्ट्रा प्रीमियम, अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो एक्स्ट्रा प्रीमियम लगा करके प्रस्ताव को स्वीकार कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम का जवाब आता है कि भाई इस केस पर आपका एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा, जवाबी प्रस्ताव, इसको काउंटर ऑफर बोलते हैं। और उसके बाद जब सामने वाला व्यक्ति रेडी है, ठीक है मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो प्रस्तावक की स्वीकृति कंपनी को बता दी जाती है। जोखिम का प्रारंभ आमतौर पर पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम बीमा कंपनी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने की तारीख से होता है। ऐसा नहीं है कि हमने किस्त भर दी और हमारा जोखिम शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं होता। जोखिम कब शुरू होता है, जब हमारी एफपीआर यानी फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट आती है, यानी प्रस्ताव जब स्वीकार कर दिया जाता है और पॉलिसी नंबर गिरता है ना, तब से जोखिम शुरू होता है, न कि हमने पेमेंट दिया तब से। ठीक है, तो ये प्रस्ताव एंड स्वीकृति। अब प्रतिफल, जो सेकंड भाग था वो था प्रतिफल, यानी कंसीडरेशन क्या होगा। तो प्रतिफल अनुबंध या जीवन बीमा पॉलिसी के आवश्यक तत्वों में से एक है। पहला है जो प्रीमियम जो कंपनी को प्राप्त होता है, वह कंपनी के वादों का प्रतिफल है। जैसे मैंने 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी और उसका 5,000 महीने किश्त आता है, तो ये प्रीमियम क्या है, 10 लाख की श्योरिटी, 10 लाख की श्योरिटी के सामने प्रतिफल है जो कस्टमर या बीमा धारक बीमाकर्ता को, बीमा कंपनी को दे रहा है। पहले प्रीमियम के बाद जो प्रीमियम भुगतान किए जाते हैं वह प्रतिफल नहीं होता, बल्कि केवल ऐसी शर्तें हैं जो अनुबंध को अस्तित्व में रखने के लिए पूरी की जानी चाहिए। ठीक है, अब आता है
पार्टियों की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो कोई भी व्यक्ति जब बीमा पॉलिसी खरीदता है तो उसकी प्रीमियम देने की क्षमता क्या है। कोई बीमा कंपनी अगर बीमा देती है तो उसकी बीमा क्लेम सेटल करने की क्षमता कितनी है। तो पार्टियों की क्षमता अर्थात किसी भी अनुबंध के पक्षकारों को अनुबंध करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम होना चाहिए। ठीक है। जीवन बीमा अनुबंध के मामले में इसका तात्पर्य है कि बीमाकर्ता के साथ साथ बीमा धारक दोनों को अनुबंध करने में सक्षम होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या कोई माइनर व्यक्ति यानी सगीर व्यक्ति बीमा अनुबंध में सही, ठीक है, सिग्नेचर कर सकता है। तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बीमा एक प्रकार का करार है और किसी भी करार में सिग्नेचर करने के लिए आप नाबालिग नहीं चलेंगे। आप मैच्योर होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, आपकी उम्र जो है वो 18 साल से अधिक होनी चाहिए। तो उस केस में कौन सिग्नेचर करता है? उस केस में उनके माता पिता यानी प्रपोजर सिग्नेचर करते हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ यह है कि बीमाकर्ता को अनुबंध करने में सक्षम होना चाहिए। जब एक बीमाकर्ता के पास राज्य के सक्षम प्राधिकारी से जीवन बीमा व्यवसाय चलाने और नियामक मापदंडों का पालन करने के लिए वैध लाइसेंस होता है तो अनुबंध के लिए इसकी क्षमता स्पष्ट हो जाती है। प्रस्तावक को भी अनुबंध करने में सक्षम होना चाहिए। प्रस्तावक के मामले में समस्या तब उत्पन्न होती है जब अनुबंध करते समय वह अवयस्क हो, है ना। तो कभी भी अवयस्क व्यक्ति बीमा करार पे सिग्नेचर नहीं कर सकता, या करता है तो फिर उसके गार्डियन की सिग्नेचर लगती है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? वह नशे में होता है या मानसिक रूप से, यानी पागल को आप बीमा नहीं दे सकते। तो मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति को नहीं दे सकते। यदि वह विदेशी शत्रु है तो भी नहीं होगा, या उसे सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है तो भी, यानी किसी पर केस चल रहा है तो भी हम बीमा नहीं दे सकते। ठीक है। तो बीमा करार करने के लिए, बीमा अनुबंध करने के लिए दोनों ही पार्टियों की क्षमता सक्षम होनी चाहिए, चाहे वो बीमा करता हो, चाहे वो बीमा धारक हो या प्रस्तावक, है ना। आम सहमति यानी मतैक्य, जिसको कंसेंसस एड इडम बोला जाता है। तो इस शब्द का तात्पर्य है, तो आम सहमति यानी मतैक्य का क्या तात्पर्य है? इसमें शामिल है कि अनुबंध के दोनों पक्षों को एक ही चीज पर और एक ही अर्थ में समझना और सहमत होना चाहिए। ठीक है। जीवन बीमा के एक अनुबंध में प्रस्तावक को पॉलिसी के नियमों और शर्तों और अन्य विशेषताओं को उसी अर्थ में और उसी तरीके से समझना चाहिए जैसा कि बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, है ना। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। ओके। अनुबंध की वैधता। तो एक वैध अनुबंध का पांचवा घटक अनुबंध का उद्देश्य है। यदि अनुबंध को कानूनी रूप से लागू करने योग्य कहा जाता है तो यह वैध होना चाहिए और अनैतिक या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए इसमें। अधिकांश देशों में जुए के लेन देन को कानून द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है, इसलिए इस तरह के समझौते कानूनन लागू करने योग्य नहीं है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 30, ये आप थोड़ा नोट कीजिए, क्या कहती है कि दाव के माध्यम से किए गए समझौते शून्य होते हैं। यानी आप बीमा ले रहे हो, एक प्रकार का सट्टा खेल रहे हो, तो वो शून्य है। ठीक है। कौन सी धारा? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 30। नेक्स्ट आता है प्रदर्शन की क्षमता यानी कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो एक वैध अनुबंध के लिए दोनों पक्षों को अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए जब इसकी आवश्यकता हो या जब बीमित आवश्यकता होती है।
आमतौर पर बीमाकर्ताओं से अनुबंध के उनके हिस्से के प्रदर्शन की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि बीमाकर्ता आमतौर पर बहुत बड़े संगठन होते हैं। वास्तव में बीमा कंपनियां, विशेष रूप से जीवन बीमा कंपनियां, जैसे किसी भी देश के सबसे अमीर संगठन होते हैं। जैसे आप LIC ऑफ इंडिया के बारे में जाने तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। जितना हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट है उतना तो पाकिस्तान का GDP भी नहीं है। ओके। दुनिया की 4th नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है ना। तो अपनी प्रदर्शन की क्षमता होनी चाहिए, और बीमा धारक को भी नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि अनुबंध प्रभावी रहे, यानी चालू रहे। यदि आप प्रीमियम नहीं देते तो आपका बीमा भी बंद हो जाता है। ठीक है, फिर आप उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं 5 वर्ष के दौरान, लेकिन आप सक्षम होने चाहिए। बीमा कंपनियां जीवन बीमा के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले आमतौर पर प्रस्तावक की वित्तीय स्थिति को देखती है। कैसे देखती है? तो उसको अंडरराइटिंग आता है, मैं वो भी पढ़ाती हूँ। जब आप IC 38 क्लियर कर ले तो हम वो भी सीखेंगे। ठीक है, और प्रस्तावक को भी स्वीकार करती है जब कोई नैतिक जोखिम शामिल नहीं पाया जाता है। नैतिक जोखिम यानी आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है या आप गलत काम करते हैं, तो उस केस में भले ही आपके पास रुपए होंगे तो भी हम बीमा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये अनुबंध की शर्तें थी। अब आइए देखते हैं प्रीमियम का अग्रिम भुगतान, यानी एडवांस पेमेंट ऑफ प्रीमियम। तो देखिए, जब भी हम पॉलिसी खरीदते हैं, तो जब भी आप बीमा खरीदो उसमें हमेशा आपको प्रीमियम एडवांस भरना पड़ता है। अगर आप प्रीमियम की किस्त एडवांस नहीं भरते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, तो भारतीय कानून के अनुसार बीमाकर्ताओं को तब तक जोखिम उठाने की अनुमति नहीं है जब तक कि वे अग्रिम तौर पर प्रीमियम प्राप्त नहीं कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में, बीमा सुरक्षा को भारत में उधार में नहीं बेचा जा सकता, सिवाय कि आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करें तो। बीमा अधिनियम 1938, ये आप थोड़ा नोट कीजिए। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 VB में क्या कहा गया है कि जब तक प्रीमियम अग्रिम रूप से प्राप्त नहीं किया गया, तब तक कोई जोखिम नहीं माना जाता है। कोई भी बीमा करता तब तक कोई जोखिम नहीं उठाएगा जब तक प्रीमियम अग्रिम रूप से प्राप्त नहीं हो जाता है, या भुगतान की गारंटी नहीं दी जाती है, या निर्धारित तरीके से अग्रिम रूप से जमा नहीं किया जाता है। तो जब तक आपने अपनी पहली किस्त नहीं भरी, तब तक आपका बीमा भी नहीं कंटिन्यू होगा। और एक और चीज भी समझ लीजिए कि अगर किस्त देती है तो भी तुरंत बीमा चालू नहीं होता। ये डिपेंड करता है केस टू केस। अगर बहुत बड़ा बीमा है, मेडिकल आता है, तो जब तक मेडिकल के रिजल्ट ना आ जाए, अंडरराइटर उसे पास ना कर दे, पॉलिसी नंबर ना गिर जाए, तब तक आपका बीमा चालू नहीं होता है। तो ये भारत में बीमा उद्योग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बीमा अधिनियम 1939 बीमा की विशेष श्रेणियों के संबंध में प्रीमियम के अग्रिम भुगतान की शर्त के कुछ अपवाद प्रदान करते हैं। बीमा नियमों की धारा 59 सरकारी और अर्ध सरकारी निकायों को जारी की जाने वाली पॉलिसियों, सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को कवर करने वाली फिडेलिटी गारंटी बीमा पॉलिसियों, कामगारों की क्षतिपूर्ति नीतियों, ट्रांजिट पॉलिसियों में नकद और अन्य श्रेणियों के लिए कुछ शर्तों के अधीन छूट की भी अनुमति देती है। कौन सी? धारा 59, बीमा नियमों की धारा 59 है ना। और प्रीमियम एडवांस किसमें? बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64। ठीक है, कभी कभी पूछ सकते हैं। ओके। अब अनुरोध, अनुरोध यानी सोलिसिटेशन। तो बीमा को हमेशा उत्पाद की उचित समझ के बाद खरीदी जाने वाली वस्तु के रूप में माना गया है, न कि सिर्फ खरीदा या बेचा गया सामान। तो आप जब भी आप कोई एडवर्टाइज देखोगे तो बीमा विचार या विषय की विचार की विषय वस्तु है, ऐसा भी बोला जाता है ना। तो हमेशा जब भी आप ऐसे उत्पाद खरीदते हैं तो आप अनुरोध की विषय वस्तु है, यानी आप जबरदस्ती नहीं बेचा जा सकता किसी को। ठीक है, इसलिए ग्राहक द्वारा बीमा की याचना की जानी चाहिए या मांगी जानी चाहिए। परंपरागत रूप से बीमाकर्ता घोषणा करते हैं कि बीमा याचना की विषय वस्तु है।
स्पष्ट करने के लिए, बीमा कोई बना बनाया उत्पाद नहीं है, जैसे बिस्किट का पैकेट या चॉकलेट की एक पट्टी जिसे हम सीधे खरीद या बेच सकें। इसके लिए प्रोसीडिंग्स होती है। तो ग्राहकों को अपनी बीमा जरूरतों के बारे में पेशेवर सलाह के आधार पर योग्य व्यक्ति के साथ चर्चा करनी होगी, ताकि सही बीमा उत्पाद खरीदा जा सके, क्योंकि मिस सेलिंग बहुत होती है और मिस सेलिंग के कारण बहुत सारी पॉलिसीज लैप्स हो जाती है। इसलिए अपना नॉलेज बढ़ाएं, प्रोडक्ट्स को जानें और फिर कस्टमर को प्रोडक्ट्स बेचें। तो बीमा उत्पाद को सही समझा जाना चाहिए और पॉलिसी कवरेज, बहिष्करण, नियम और शर्तों के संदर्भ में ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकता और आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त पेशकश पर विचार किया जाना चाहिए। कुछ भी नहीं खरीद लेना चाहिए। ठीक है। अब तो यहाँ तक। ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी अलग अलग सर्विसेज के लिए, जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद। ठीक है। आप कनेक्टेड रह सकते हैं हमसे, और हर चैनल पे, यूट्यूब पे राइजिंग एडवाइजर फिन एकेडमी है, इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, सब जगह आपको भावना प्रीतवानी मिल जाएंगी। ठीक है। आई एम ऑलवेज रेडी टू गाइड यू।